Assalamu alaikum and welcome to all students. Again, in pandemic situation, लॉकडाउन सिचुएशन क्रिएट हो गई है और इस लॉकडाउन सिचुएशन में आप लोगों को अपने एंड पे मैथमेटिक्स मैक्सिमम पॉसिबल जो चीज़ें आप लोगों को करवाई जा सकती हैं, मैं अपने एंड पे कोशिश करूँगा। उसकी सीरीज़ आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये लेक्चर 1 होगा। इसमें वही कंटेंट्स डिस्कस किए जाएंगे इस सीरीज में। इससे पहले भी फर्स्ट 4 to 5 चैप्टर्स आप लोगों ने देखे होंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, लेकिन उसमें तमाम की तमाम एक्सरसाइज एंड क्वेश्चंस डिस्कस किए गए थे। आप उनको भी देख सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, लेकिन ये शॉर्ट वर्जन है उसका, जिसमें हम लॉकडाउन की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल में मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को डिलीवर कर सकें, उस हवाले से मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले चैप्टर 1 को स्टार्ट करूंगा। कोशिश कीजिएगा कि तमाम वीडियोस और तमाम लेक्चर्स को अच्छे तरीके से देखिएगा, तो विद इन नो टाइम इंशाल्लाह हम इस कंप्लीट बुक को कर लेंगे। और जहाँ पर जो इश्यूज हों कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर मेंशन कीजिएगा, जो इसमें इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं उसकी सजेशन ज़रूर दीजिएगा, ताकि आइंदा जो नेक्स्ट वीडियोस बने उसमें उस कमी कोताही को पूरा किया जा सके या उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके, ताकि जिस काम के लिए आप लोगों को ये वीडियोस प्रोवाइड की जा रही हैं उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स जो हैं वो आ सके। नंबर सिस्टम मैं साथ में मेंशन करता जाऊंगा, जो क्वेश्चंस उसका पार्ट होंगे वो सारे के सारे आपको करवाऊंगा भी, लेकिन कुछ डेफिनेशंस बाजू का ज़रूरत पड़ती है, तो उन डेफिनेशंस को ऑब्वियसली मैं साथ साथ करवाने की कोशिश करूंगा। वो डेफिनेशन आल्दो के यहाँ पे पार्ट नहीं है ऑन द फर्स्ट पेज, नॉट इंक्लूडेड इन स्मार्ट सिलेबस, बट इसके अंदर जो चीज़ें दी गई हैं वो ये कि सबसे पहले नंबर सिस्टम का जो ओरिजिन है वो कहाँ से था, किस टाइप से नंबर सिस्टम एक्चुअली डेवलप हुआ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक सबसे पहले नंबर सिस्टम्स में जो नंबर के जो काउंटिंग के लिए हमारे पास यूज़ होता है जो सिस्टम, दैट इज़ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में अगर जीरो को ऐड कर दें तो वो उससे थोड़ा सा बड़ा सेट बन जाता है, सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स में अगर आप लोग फ्रैक्शंस को ऐड कर लें तो वो उससे थोड़ा सा बड़ा सिस्टम बन जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स। और फ्रैक्शंस में अगर आप लोग जो बल्कि नेगेटिव नंबर्स ऐड कर लें तो इंटीजर्स, और फ्रैक्शन ऐड कर लें तो रैशनल नंबर्स, और रैशनल में इरैशनल नंबर्स को ऐड कर लें तो वो सबसे बड़ी डोमेन यानी कि रियल नंबर्स जो है वो जनरेट कर देती है। मैट्रिक क्लासेस में, सेकेंडरी क्लासेस में हमने इसको पढ़ा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन इसमें यहाँ पे रैशनल नंबर्स की और इरैशनल नंबर्स की है कि वो नंबर्स जिनको हम पी ओवर क्यू फॉर्म में पुट कर सकें, दे आर नोन एज रैशनल नंबर्स। और पी और क्यू शुड बिलोंग टू जी एंड क्यू शुड बी नॉन ज़ीरो। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। उसके बाद जिन नंबर जो रैशनल नहीं होते वो इरैशनल हैं। तो रैशनल में याद रखिएगा तमाम के तमाम जो नंबर्स आप लोगों को ऊपर नज़र आ रहे हैं फ्रैक्शंस में, वो रैशनल थे, जो ऊपर इन तीन प्रॉपर्टीज़ को कि पी ओवर क्यू हो, इंटीजर्स हों। और ये 16 स्क्वायर रूट में देखने में इंटीजर नहीं लग रहा, लेकिन 16 स्क्वायर रूट 4 होता है बेसिकली। ये इंटीजर की तमाम प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल कर रहा है। और नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, ऊपर जीरो आ सकता है। जीरो इटसेल्फ भी रैशनल नंबर है। और वो नंबर जिनमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो जाए या स्पेसिफिक जो सिंबल्स हैं जैसे कि पाई, ई, ये तमाम के तमाम जो हैं ये इरेशनल्स हैं। उसकी फर्दर कैटेगरीज थी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो हैं जो पॉइंट के बाद जाके रुक जाते हैं, यानी कि इशारिये के बाद अगर ख़ास हिस्सों के बाद जाकर रुक जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, और ये भी रैशनल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और रकरिंग डेसिमल जो एक ही नंबर बार बार रिपीट हो पॉइंट के बाद, 1/3 करें तो 0.3333 आता रहता है, तो ये भी रैशनल की कैटेगरी से हैं। तो इरेशनल कैटेगरी से कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग जो डेसिमल्स होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग डेसिमल्स होते हैं, दे आर इरेशनल नंबर। हर रकरिंग जो होता है अकेले के लिए अगर कैटेगरी हो, रकरिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, एक एक कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो तो रैशनल होते हैं। लेकिन नॉन रकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अगर ये दोनों ही हो तो फिर वो इरेशनल होते हैं। ठीक है, उसके अभी हम एग्जाम्पल भी देखते हैं।
पॉइंट के बाद जाकर रुक गया, टर्मिनेटिंग है तो रैशनल है। चलता रहा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रकरिंग है, बार बार आ रहा है, चाहे नॉन टर्मिनेटिंग था तो ये भी रैशनल है। लेकिन ऐसा जो ना तो टर्मिनेट हो ना ही अपने आप को रिपीट करे, ये देखें, तो ये हमारे पास जो होगा, ये भी देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन ये वाले डिजिट 1 4 5 7 1 4 2 8 5 7 यही दोबारा रिपीट हो गए। तो जिसमें रिपीट हो जाए वो रैशनल है, और जिसमें ना रिपीट हो ना रुकें, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रकरिंग, तो उनको हम इरेशनल कहते हैं। तो ये रैशनल और इरेशनल की यहाँ पे दी हुई है। पाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेशो है, जो कि सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल और लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर की एक रेशो होती है, और ये जो है वो इरेशनल है। और स्क्वायर रूट तो जिसमें भी इन्वॉल्व हो जाए, इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट हो, यानी कि अगर 4 का स्क्वायर रूट है वो तो 2 हो गया ना, वो तो नंबर है, वो तो रैशनल हो गया। वरना इनकम्प्लीट जितने भी नंबर्स हैं स्क्वायर रूट, वो तमाम के तमाम जो हैं वो इरेशनल्स हैं। 2 स्क्वायर रूट, 3 स्क्वायर रूट, 5 स्क्वायर रूट, इस टाइप के जो भी नंबर्स होंगे वो इरेशनल्स होंगे। अब चूंकि हमने इनका प्रूव नहीं करना, अब इस बार तो ये 5 7 6 ऑब्वियसली निकल गया ना इसमें से, अब तो 4 भी निकल गया, 6 सॉरी 6 भी इनकम्प्लीट है। तो 6 स्क्वायर रूट को अगर हम देखना चाहें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर रूट है, लेकिन वो तमाम के तमाम जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल होंगे, जो इनकम्प्लीट स्क्वायर रूट रहेगा। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन वो ऑपरेशन था जो कि 2 नंबर के ऊपर अप्लाई होता है, और बाइनरी ऑपरेशन वो नंबर है जो कि स्टैरिक से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 नंबर्स पे अप्लाई हो और सिंगल आंसर दे। लेट सपोज 1 + 2, 2 नंबर्स को ऐड करते हैं और आंसर जो है वो सिंगल आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर जो है वो एक ही आएगा, यानी कि 6 आ जाएगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिव लाज, क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी है, ये प्रॉपर्टीज़ के नेम है। ये बेसिकली इन प्रॉपर्टीज़ के नेम्स का ये फ़ायदा होगा आप लोगों को कि कोई से 2 रियल नंबर हो तो उनका सम भी उसी से रियल नंबर से बिलोंग करता है, कोई से 2 रियल नंबर हो तो उनके आर्डर चेंज कर दें, तो इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसी तरह 0 को किसी भी नंबर में ऐड कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। और हर नंबर का नेगेटिव नंबर उसका एडिटिव इनवर्स होता है, और ए को बी में ऐड कर लें, बी को ए में ऐड कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअली ये अब स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ के नेम आप लोगों को आने चाहिए एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये प्रॉपर्टीज़ जो है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये है। क्योंकि अब ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपको ऐसी आएगी। अब वो रियल नंबर आपको कैसे आ सकते हैं, आपको एक्सरसाइज में जब जाके हम देखेंगे 5 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कह देता हूँ, इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 3 × 2, यानी कि पोजीशन चेंज कर दी, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन आप लोगों ने लेके आना है। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली क्या है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और हर नंबर का रेसिप्रोकल यानी कि 1/, ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। और कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, के को बी से मल्टीप्लाई कर दें, बी को ए से मल्टीप्लाई कर दें, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, ये तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि थी। और कुछ है, एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है जो इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों आते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और अगर ये आप लोग देख सकते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, के अगर अंदर 2 नंबर प्लस हो रहे हैं और बाहर से एक नंबर मल्टीप्लाई होता है तो दोनों के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ है इक्वालिटी की, जो एमसीक्यूज में चीज़ पूछी जाती है, आपको ना सिर्फ एक तो प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए कि हर नंबर अपने इक्वल होता है, उसको रिफ्लेक्सिव कहते हैं। ए अगर बी के इक्वल हो तो बी ए के इक्वल होता है, इसको सिमेट्रिक कहते हैं। ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है तो ए सी के इक्वल है, इसको ट्रांजिटिव कहते हैं। ए इज इक्वल टू बी है तो दोनों साइडों पे सी अगर प्लस कर दें तो एडिटिव आइडेंटिटी, दोनों साइडों पे सी मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर दोनों साइडों पे सी प्लस हो रहा था और उसको ख़त्म कर दें तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और इसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई हो रहा था तो कैंसलेशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आपको ना सिर्फ इन प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, बल्कि ये ध्यान रखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जो इक्वलिटी की है। और ये प्रॉपर्टी ट्राइकोटोमी, ट्रांजिटिव, एडिटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी जिसमें इनइक्वलिटी आया हुआ है, इनमें से ट्राइकोटोमी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आम रूटीन में जो है ना पूछा जाता है, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा
ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी के बारे में। तो ये प्रॉपर्टी के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी इसकी जो है वो इनइक्वालिटीज की है, ये इनइक्वालिटीज की है। क्यों इसमें मिसिंग है इनइक्वालिटीज लिखते हुए, ये इनइक्वालिटी के ऊपर वाली जो है वो हमारे पास इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज है। अच्छा, इसमें से अब हमने काम जो करना है स्मार्ट सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको मैं बता देता हूँ। वो ये वाली जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 6, ये स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जो हमने प्रूव भी करना है, जिसका कि a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d हो। दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ ad इज इक्वल टू bc। इसको प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ फ्रैक्शंस भी कहते हैं। आपको इसका नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये नाम आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इसका, इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है। अच्छा, इसका प्रूफ भी देखना है। 1 ओवर a डॉट 1 ओवर b इज इक्वल टू 1 ओवर ab, ये प्रूव करना है। a ओवर b c ओवर d इज इक्वल टू ac ओवर bd, इसको रूल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। और इसी तरह अगर a ओवर b हो तो ऊपर नीचे एक ही नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो इसको गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन कहते हैं। और a ओवर b और उसके नीचे c ओवर d हो तो ad ओवर bc लिखते हैं, तो इसको आप लोग रूल ऑफ कोशंट ऑफ फ्रैक्शंस कहते हैं। और ये वाला जो सैम्बल है ये इफ एंड ओनली इफ का सैम्बल है। तो ये एमसीक्यू भी यूं समझे, अभी तक ये बात क्लियर नहीं है आल्दो के, कि आपको जो मैंने पहले वाली प्रॉपर्टीज बताई हैं उनका तो कंफर्म नहीं कि उधर से आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये बात कंफर्म है कि एमसीक्यू इसमें से भी बन सकते हैं, इसकी स्टेटमेंट में से भी, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी देके पूछ ले कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आपको उस प्रॉपर्टी का नेम भी पता होना चाहिए। तो पहला था जी a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d हो, तो आपको पता है कि d इधर मल्टीप्लाई होगा b इधर, वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन आपने क्या करना होता है, a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d है, तो b और d का एलसीएम लेते हैं। b और d का एलसीएम क्या आएगा, bd। दोनों साइडों पे bd के साथ देखें मल्टीप्लाई कराएं, क्या करवाएं, bd के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। क्योंकि एग्जांपल है यहाँ पे सॉल्व की, इस वजह से मैं इसको नहीं कर रहा। क्वेश्चन जितने भी आएंगे वो आप लोगों को मैं रिटन फॉर्म में सॉल्व करके साथ साथ करवाता रहूंगा। अच्छा, bd जब हो गया, अब आप लोगों ने करना यह है कि ए को सेपरेट और ए को लिख सकते हैं ए डॉट वन, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी नंबर के साथ वन को मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। उसकी रीजन ये है कि वन ओवर बी बन जाए। वन ओवर बी क्या है, बी का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। हम दरअसल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर रहे हैं जो अभी हमने पढ़ी। वन ओवर बी को आप बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी कह लें एक तरह से। अच्छा, और ये इक्वल का साइन आगे है हमारे पास, इज इक्वल टू सी। वन ओवर डी और डी इसको इकट्ठा कर दिया, वन ओवर डी और डी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, एक आइडेंटिटी आ जाएगा। वन ओवर बी और बी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये दोनों टर्म्स, ये मैं इसको यहाँ से आपको बता दूं कि वन ओवर बी और बी ये दोनों टर्म्स, और वन ओवर डी और डी ये दोनों टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगी, क्योंकि एक नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपस में मल्टीप्लाई तो आंसर वन आता है। तो इधर बच गया, राइट साइड पे बच गया सी बी और लेफ्ट साइड पे बच गया ए डी, तो ए डी इज इक्वल टू सी बी। मतलब दो चार स्टेप्स एक्स्ट्रा किए हैं, वरना ये बातें आप लोग डायरेक्ट भी इसका सोल्यूशन आप लोगों को आता है। ए डी इज इक्वल टू बी सी है, इफ एंड ओनली इफ था ना। इफ जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी ये बड़ी अहम है स्टेटमेंट। इसमें ये जो सैम्बल यूज हुआ था ना, ये बड़ा अहम है। ये इफ एंड ओनली इफ का सैम्बल है कि आपने एक बार ए ओवर बी और सी ओवर डी रख के ए डी इज इक्वल टू बी सी प्रूव करना है, और एक बार ए डी इज इक्वल टू बी सी लेके ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी प्रूव करना है। तो अब मैंने एक साइड तो प्रूव कर ली, और अब दूसरी साइड प्रूव करने जा रहा हूँ कि ए डी इज इक्वल टू बी सी लेके दूसरी साइड में प्रूव करूंगा। तो अगेन ए डी इज इक्वल टू बी सी ले लिया। अच्छा, दोनों साइडों पे वन ओवर बी डी से मल्टीप्लाई कर दें, वन ओवर बी वन ओवर डी। इसमें डी था तो वन ओवर डी से मिल जाएगा, उसको कैंसिल करने के लिए डी और वन ओवर डी। इसमें बी था, इसमें बी और वन ओवर बी मिल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे कैंसिल करके खत्म हो जाएंगे। ये इधर ए ओवर बी बच जाएगा, दूसरी साइड पे सी ओवर डी बच जाएगा। अच्छा, इसी तरह हमने प्रूव करना था कि सेकंड वन में क्या प्रूव करना है जी, हमने वन ओवर ए डॉट वन ओवर बी इज इक्वल टू वन ओवर ए बी। तो वन ओवर ए डॉट वन ओवर बी है, तो हमने दोनों को प्रूव करना है कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं, कि वन ओवर ए बी और इज इक्वल टू वन ओवर ए डॉट वन ओवर बी।
ए बी को 1/a से मल्टीप्लाई करवाएं, a इंटू 1/a, b इंटू 1/b। ये जब दोनों आपस में इकट्ठे हो गए हैं तो इसका इन दोनों के कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ए बी और 1/a और 1/b ये दोनों एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a डॉट 1/b है। तो ए बी का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए बी का होता क्या है? 1/ab। इसका मतलब 1/a डॉट 1/b दरअसल 1/ab के इक्वल है। तो ये आर्गुमेंट्स आपने अब जरूर लिखने हैं इसके, क्योंकि हमने इनवर्स बताया है कि एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। थर्ड प्रॉपर्टी है जी 1/a/b और c/d। तो इसमें भी हम a के साथ डॉट लगा के 1/b और c के साथ डॉट जो है वो 1/d। तो a और c जो ऊपर वाले टर्म्स इनको अलग कर लिया, 1/b 1/d को अलग कर लिया। अब अभी हम पिछली प्रॉपर्टी 1/b और 1/d का डॉट प्रोडक्ट को हम कह चुके हैं, दोनों के प्रोडक्ट को हम कह चुके हैं 1/bd। तो पिछली प्रॉपर्टी यूज की है तो bd हमने राइट कर दिया ac/bd। अच्छा, अब इस प्रॉपर्टी को हम चुके पढ़ चुके, इसको हमने क्या नाम दिया है? कम्यूटेटिव। ये प्रॉपर्टीज के आप एक दो के नाम भी साथ में लिखे कि कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमने यूज किया है। बाकी में वैसे इसने लिखा नहीं, क्वेश्चंस में हमें वो कहता है कि जी आप लोग राइट कर दें जो नेम है प्रॉपर्टीज के यूज में। a/b है, इसको a के ओवर b के प्रूव करना है। a/b है तो हम क्या करते हैं, राइट 1 लिख सकते हैं, डॉट 1 किसी भी नंबर के साथ हाँ जी लिखा जा सकता है। 1 को हम कह सकते हैं k/k है, ठीक है जी। और अगर इस तरह की सिचुएशन है कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है और नीचे वाली टर्म जो है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये ऊपर उसने भी नीचे भी a के लिखा है लेकिन नीचे एक्चुअली क्या है b के है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है। ऊपर a के है और नीचे क्या है b के है, नीचे वाले को थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। और इसी तरह लास्टली a/b और c/d है तो b और d का जो एलसीएम है bd, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर ले नीचे भी, मतलब मल्टीप्लाई भी कर लिया डिवाइड भी कर लिया। तो ऊपर b के साथ 1/b को अटैच कर दे, नीचे d के साथ 1/d को अटैच कर दे ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 1 बना सके। तो ये ad/bc बन गया। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज थी जिनका प्रूफ हमने देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आप लोगों को दिया हुआ है इस एक्सरसाइज से पहले। एक्सरसाइज में अब स्मार्ट सिलेबस में क्या पूछा उसने कि कौन से क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है किस किस में और किस किस में नहीं। तो ये दो क्वेश्चन हैं जो आपके स्मार्ट सिलेबस का पार्ट है जी। तो इनका मैं सॉल्यूशन भी आप लोगों को साथ साथ मैंने अभी बताया कि प्रोवाइड करूंगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने का बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप लोग यहाँ पे यूं करके टेबल एक बना लिया करें। जो एलिमेंट है ना सेट के 0 और -1, मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, ये वाला पहला 0 और -1 विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। प्लस के लिए हाथ से भी बना लें प्लस लिख के, और साथ पहले प्लस के लिए कर लेता हूँ। पहला पार्ट कर रहा हूँ एडिशन के लिए। तो आप 0 को 0 में प्लस करें आंसर 0 आएगा, 0 को -1 में प्लस करें तो -1 आएगा, -1 को 0 में प्लस करें तो -1 आएगा, -1 को -1 में प्लस करें तो प्लस का 1 आएगा। अच्छा, ये जब टेबल बनता है ना, आपने जो खुद लिखे थे एलिमेंट्स उनको तो भूल जाए ना, उनके अलावा बाकी जो इसके आंसर्स आए हैं आपने फोकस रखना है उन आंसर्स पे कि ये जो आंसर्स आए हैं ना, इन आंसर्स में से क्या सारे के सारे आंसर उसी सेट से हैं जो आप लेके चले थे 0 और -1 से? नहीं, 1 ऐसा है जो कि इससे बिलोंग नहीं करता। तो 1 जो है वो 0 और -1 से बिलोंग नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता अंडर एडिशन, नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में भी टेबल उसी तरह ही बनाएंगे, तमाम एलिमेंट इधर भी लिख लेंगे, सॉरी -1 और -1 को जब प्लस करेंगे तो -2 आएगा। ये मैं मल्टीप्लाई करा गया था इसको, -2 और -2 भी जाहिर है ऐसा मेंबर आ गया तो नहीं है। मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 को 0 से, 0 को -1 से, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएं और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 1 आ जाएगा। तो ये देखें, ये जो 1 है ये अगेन 1, पहले वो जो -2 बन रहा था अब 1 है, 1 भी इससे बिलोंग नहीं करता। तो अगर कोई ऐसा आंसर आ जाए जो सेट का नहीं है तो इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता, नॉट क्लोज्ड अंडर एडिशन। ले जी, अब हमने इन दोनों एक क्वेश्चन को अंडर एडिशन भी चेक कर लिया, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर लिया। इसी तरह
अगले पार्ट को देखते हैं, 1 और -1 को। अब मैं पार्ट 4 कर रहा हूँ, तो 1 और -1 को चेक करता हूँ। तो उसी तरीके से टेबल बनाऊंगा, पहले एडिशन के लिए बनाऊंगा, एलिमेंट इधर भी लिख लिया, इधर भी लिख लिया। 1 को 1 में ऐड किया 2, 1 को -1 में ऐड किया 0, -1 को 1 में ऐड किया 0, -1 को -1 में ऐड किया -2। अब देखें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इससे बिलोंग ना करो। कोई एक भी एग्जांपल आपको मिल जाए ना कि ऐसा कोई एलिमेंट आ गया है जो इससे बिलोंग नहीं करता सेट से, या फिर आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं होती, आप बता सकते हैं कि फ्रॉम टेबल इट इज क्लियर दैट नॉट क्लोज अंडर एडिशन। अंडर एडिशन तो क्लोज नहीं है। अब रह गया दूसरा अंडर मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं, वही एलिमेंट यहाँ पे भी लिख लें, अंडर एडिशन चेक करें, सॉरी अंडर मल्टीप्लिकेशन, मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन अब चेक करना चाह रहा हूँ। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे तो आंसर -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 को 1 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 आ गया है, सॉरी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई आंसर नहीं आया जो कि सेट से ना हो। तमाम के तमाम जो आंसर्स आए हैं वो इसी से आए हैं। इसका मतलब आप बताएंगे कि इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो सेट है 1 -1 ये क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि इसके तमाम आंसर्स उसी सेट से बिलोंग करने वाले जो हैं वो वापस आ गए हैं। ओके फिर हम नेक्स्ट देखते हैं जी, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में से अब कौन सा क्वेश्चन है जो कि स्मार्ट सिलेबस के अंदर मौजूद है, इसका पार्ट 1। इसका पार्ट 1 क्या है, इसमें स्मार्ट सिलेबस के अंदर इसका पार्ट 1 इंक्लूडेड है। यहाँ से तो इसकी प्रॉपर्टीज डायरेक्ट ही देख के पता चल जाएंगी ना आप लोगों को। कौन सी प्रॉपर्टी है जी ये, सिर्फ इसका फर्स्ट पार्ट है जो कि स्मार्ट सिलेबस में है, फर्स्ट सेकंड नहीं है, बाकी बताता हूँ जो जो भी है। 4 + 9 = 9 + 4। तो हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज में पढ़ा था a + b = b + a। तो इस प्रॉपर्टी का क्या नाम है, इस प्रॉपर्टी का नाम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। इसी तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है, 3 नंबर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। ये 0 ऐड हुआ है तो एडिटिव आइडेंटिटी है। स्मार्ट सिलेबस के अंदर एक्चुअली ये वाला पार्ट है और ये 6 पार्ट है। उसके बाद 4.1 और -4.1 = 0। यानी कि हम क्या कर रहे हैं इसमें, अगर गौर से देखें तो हम एक नंबर को उसके नेगेटिव नंबर से में ऐड कर रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है। इसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं, इसको हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। अगर आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए यानी कि 0 आ जाए तो हम इसको कहते हैं कि एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। ओके तो इसकी साथ ही जो प्रॉपर्टी है अब हमारे पास a - a, ये एडिटिव इनवर्स है। ये भी a × b - c, ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। बेसिकली ये जो नेगेटिव है ये भी प्रोसेस ऑफ एडिशन ही कहलाता है एक तरीके से, आप इसको जब कहते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये अगर जो स्केलर आप लोगों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर ये राइट साइड पे मल्टीप्लाई होता है जैसे कि इसमें हो रहा है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, और लेफ्ट साइड पे अगर मल्टीप्लाई होता है तो उसे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। तो इसी तरीके से ये हमारे पास जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। और लास्टली ये हमारे पास जो है वो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लास्ट वन ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन आप इसको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव कह सकते हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये तो प्रॉपर्टीज के नेम थे, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज के नेम उसके अंदर से पढ़े थे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, कौन कौन से यहाँ पे जो सेट्स हैं। अच्छा फिर फर्दर अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ इस फर्स्ट एक्सरसाइज में, कि उसमें से कौन सा स्मार्ट सिलेबस के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3, इनइक्वालिटी की कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 वाला जो है ना वो इंक्लूडेड है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जब इंक्लूडेड है ना तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये याद रखिएगा कि फिर वही सिचुएशन आ जाएगी हमारे पास कि
इसमें वही प्रॉपर्टीज जैसे हमने एक एग्जांपल की थी, एक एग्जांपल थी इस एक्सरसाइज की, वो एग्जांपल जिस तरीके से की थी उसी तरीके से हम इनको करेंगे। क्या कि a ओवर b प्लस b ओवर c इज इक्वल टू a प्लस b ओवर c, ये आप लोगों ने इसको प्रूव करना है। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, a ओवर b प्लस b ओवर c, सॉरी इसके नीचे भी ये a ओवर c है, ये मैं अब यहाँ से एक्चुअली देख रहा होता हूँ तो फिर वो मिस्टेक हो जाती है कोई ना कोई। a ओवर c प्लस b ओवर c। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कह सकते हैं 1 लिख के 1 ओवर सी, बी के साथ भी 1 ओवर सी। इसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली बोलते हैं कि 1 ओवर सी, ए को a डॉट 1 लिख सकते हैं। तो आगे आप बता दें कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज की है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, फिर 1 ओवर सी इसमें भी है, इसमें भी है, तो आप लोग 1 ओवर सी को बाहर ले जाएं, क्योंकि इसको आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। और जब कोई भी नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो, जैसे a ओवर सी था, डॉट 1 ओवर सी अगर इस तरीके से नंबर हो तो उसको डिनोमिनेटर में लिखा जा सकता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी की तरह। तो आप इसको 1 ओवर सी को मल्टीप्लाई करवा के ओवर सी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये इसका प्रूफ आ गया। ओके, इसी प्रोसीजर को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, सेकंड को करेंगे। इसकी स्टेटमेंट लिखता हूं सबसे पहले तो मैं, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर हम देखें, a ओवर b है, c ओवर d है, तो हम इसको b और d का जो एलसीएम है उससे मल्टीप्लाई कर लें। आप इन अदर सेंस इसको कहना चाह रहे हैं, या फिर मैं ये कह सकता हूं, मुझे पता है कि जिसे आप लोग गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन जो आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो क्या थी कि a ओवर b इज इक्वल टू के ए ओवर के बी, किसी एक स्केलर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो हम ये करते हैं कि a ओवर b को d से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा लेता हूं, और c ओवर d को b से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेता हूं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन को यूज करते हुए। ऐसा करने का फायदा ये होगा कि ये बन गया AD ओवर BD, ये बन गया CB या BC ओवर BD। तो इसको मैं लिख सकता हूँ AD डॉट 1 ओवर BD, इसको लिख सकता हूँ CB डॉट 1 ओवर BD। CB कह लें या BC कह लें, ABC वाली तरतीब आप बेहतर है कि एक जैसे रख लें। अच्छा, फिर क्या होगा जी, फिर आप लोग देखें कि 1 ओवर BD 1 ओवर BD दोनों के साथ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए AD प्लस BC 1 ओवर BD दोनों में से कॉमन लिख लो, और 1 ओवर BD अगर किसी के साथ भी इस तरह मल्टीप्लाई हो रहा हो तो AD प्लस BC, उसके नीचे आप लोग BD लिख सकते हैं। तो ये इसका प्रूव आ जाएगा, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इसका सोल्यूशन, या इसको यूं कह लें कि प्रूव कर सकते हैं। और ऐसा तब करते हैं, सेम गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन, अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों और आप उनके डिनोमिनेटर्स को क्या करना चाह रहे हों, सेम लेके आना चाह रहे हों। जैसा कि एक और इसके बाद भी एक जो क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का जो आप लोगों ने करना है, वो कौन सा है जी, वो क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है आप लोगों का ना। आपका क्वेश्चन नंबर 5 को भी अगर आप लोग देखें गौर से, तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट है। जैसे कि मैं इसको लिख लेता हूँ इसको भी,
क्या है हमारे पास इसके स्टेटमेंट, -7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 -10/36। तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, जो कि क्या है -7/12 -5/18। अब मैं इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम अगर करना चाहता हूँ तो इनका एलसीएम बनता है 36। 36 बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ। यानी कि मैं यूँ कह सकता हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन कंप्लीट आप लोग लिखेंगे। अच्छा, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन जब लिख दिया तो ये क्या बन गया 21/36, ये क्या बन गया 10/36। फिर वही प्रोसेस जो आप तमाम क्वेश्चंस में करते हैं, 1/36 अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डॉट 1 ओवर डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, डॉट 1/36 सेपरेट करें और 1/36 को बाहर कॉमन ले लें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। और 1 ओवर समथिंग को तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि उसको डिनोमिनेटर के नीचे लिखा जा सकता है। तो इस टाइप से आप लोग इसको लिख सकते हैं। यही हमारी राइट हैंड साइड थी। तो इसी के साथ ही जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एज पर स्मार्ट सिलेबस, ये फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज को आप लोगों ने देखना है। इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह सेकंड एक्सरसाइज के दौरान या उसकी नेक्स्ट वीडियो के दौरान मैं इसको ओवरकम कर लूँगा अगर इसमें कोई इशू हुआ तो। अगर आप लोगों को कोई भी क्यूरीज हुई तो उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू जी।